सभी को नमस्कार। हमने कक्षा 12 का अध्याय जो प्रथम शुरू कर रखा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें हमने 2-3 लेक्चर कर लिए हैं। इसके स्रोत के 2 लेक्चर हो गए हैं, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों की अलग अलग क्लास रख ली। पूरा पाषाण काल हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें जो कर्मानुसार जो पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल और महाजनपद काल। इसके बाद एक लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें आज पढ़ना है। कक्षा 12 का अध्याय कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जो भी साथी, जो भी बच्चे इस चीज को देखेंगे, इस चैप्टर को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा लेसन जो इस पे अपलोड किया हुआ है चैनल पे, वो भी आप जरूर देख लें। उससे आपको काफी फायदा मिलेगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने चैप्टर बनाया था। इसमें आज हम इसको ऐसे देखेंगे, ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि अपने बोर्ड के दृष्टिकोण से, ताकि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो हम फुल में से फुल मार्क्स कैसे लें, किस तरह से लिखें, ये भी आपको सब बताया जाएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि, चाहे आप पासबुक के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लें, चाहे आप अन्य महत्वपूर्ण देख लें, सब के सब प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। बस इसके आप नोट्स बना लेना, ठीक है। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ज़्यादा मैं इसको डिटेल से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि जो पूर्व में हमने लेक्चर दिया था सिंधु घाटी सभ्यता पे, उसमें अच्छे से बताया हुआ है। इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। बुक में यह दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, यहां मैं बताता हूं आपको। 1856 की बात है। 1856 में बर्टन बंधु, 2 अंग्रेज थे, बर्टन बंधु जिसको हम कहते हैं। ये लोग देखो, लाहौर से कराची, ऐसे करके लाहौर से कराची रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो उस समय इनको ईंटों की जरूरत पड़ती है, ईंटें कम पड़ जाती है। तो बर्टन बंधु क्या कहते हैं कि ये चलो पास ही में एक टीला है, वहां खुदाई कर लो, ईंट पड़ी है यहाँ। तो खुदाई में इनको, बर्टन बंधुओं को ईंटें मिलती है जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन का काम चल रहा था। उस दौरान ये क्या है, इस बात की सूचना बर्टन बंधु सरकार को देते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजों की शासन था, अंग्रेजों की सरकार थी, और इस तरफ उस समय ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक 5 साल बाद 1861 में कनिंगम द्वारा भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है। भारतीय पुरातात्विक विभाग। अब यहां से आपका शॉर्ट प्रश्न बनता है, यह क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले निदेशक कौन थे? कौन थे? कनिंगम। ये जो विभाग है, ये सारी देखरेख करेगा। इसी विभाग के निर्देशन में सारी खुदाई का काम संपूर्ण होता है। कनिंगम की बात इतनी है। उसके बाद 1904 में जॉन मार्शल, 1904 में मार्शल को पुरातात्विक विभाग का निदेशक बनाया जाता है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि मार्शल पुरातात्विक विभाग के निदेशक कब बनते हैं। काम की बात इससे आगे है। जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग का निदेशक बनने के बाद
मार्शल द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम है दयाराम साहनी, नोट करेंगे, दयाराम साहनी। मार्शल जो है उसको एक व्यक्ति मिलता है दयाराम साहनी, उसको कहता है कि आप यहां पर खुदाई करें। तो मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने प्रथम स्थल की खोज की 1921 में हड़प्पा। बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। कब खुदाई हुई? 1921। इसकी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। तीन बात इंपॉर्टेंट आपने ये देखना है कि हड़प्पा की खुदाई करते हुए बिल्कुल भी दया नहीं आई दयाराम साहनी को। एक नंबर स्थल 1 में खोजा गया 1921 में। याद रह जाएगा, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद बात आती है 1922 की। 2 नंबर स्थल 2 में, नाम भी थोड़ा सा ध्यान से, मैं लिखने का तरीका देख लो, ये भी 2 की तरह ही है। ये देखो, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। उसने कौन से स्थल की खोज की? मोहनजोदड़ो। अब बात की सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल 1902 में 2 नंबर स्थल की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। 1922 में दूसरा स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो। अब बात ये आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नाम ये हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि प्रारंभ में इसके जो स्थल मिले वो केवल सिंधु नदी के आसपास मिले, तो इसको कह दिया कि सिंधु के घाट के आसपास जो स्थल मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। फिर ये होता है किसी भी सभ्यता का खोजा गया जो पहला स्थल होता है उसके नाम पर भी इसका नाम हो सकता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा नाम दिया जा सकता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में इसके स्थान मिले हड़प्पा सिंधु नदी के आसपास, लेकिन बाद में इसके जो स्थान मिले वो सरस्वती घग्गर, जो अपने हनुमानगढ़ ये इस बेल्ट में जो नदी थी, वो कालीबंगा जिस नदी के किनारे बसा था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, तो सरस्वती के किनारे भी इसके स्थल मिले। और एक बात आपको ताजुब की बताता हूं, नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल थे वो सरस्वती नदी क्षेत्र के आसपास मिले हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस नदी के आसपास मिलते हैं? तो सरस्वती घग्गर नदी, सरस्वती जिसका पुराना नाम सरस्वती था, वर्तमान में घग्गर कहते हैं अपने। सरस्वती के बारे में एक बात बता दूं कि सरस्वती नदी जो है सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और इसकी खुदाई का काम चल रहा था कुछ टाइम पहले। तो सरस्वती नदी खोज अभियान किसके निर्देशन में चल रहा है? वाकणकर। सरस्वती नदी जो लुप्त हुई है इसकी खुदाई का काम ऊपर से कोई कैमरा सीसीटीवी किसी माध्यम से, भाई नीचे से ये कह रहे हैं कि अभी भी अंदर भूमि के अंदर नदी का बहाव है, तो वो खुदाई का कार्य वाकणकर के निर्देशन में चल रहा था अभी। अब बात करते हैं सिंधु के कहां लिखे हैं, यहां लिख देता हूं मैं, यहां उम्मीद है आपको साफ दिखेगा।
बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र की। सिंधु घाटी सभ्यता पहले बात करती है कितने देशों में फैली हुई है। 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली है। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत से अब तक कहते हैं भारत से सिंधु घाटी सभ्यता के 917 स्थान मिल चुके हैं। पाकिस्तान से बताया जाता है 481 स्थान मिल चुके हैं और अफगानिस्तान से मात्र 2 स्थान मिले हैं। अफगानिस्तान के जो स्थान मिले हैं उनके मैं नाम लिख देता हूं। शोर्तगुई, गुई भी लिखते हैं, गुई, शोर्तगुई, और दूसरा मुंडी काक, मुंडी गाक भी लिखा जाता है, मुंडी काक भी लिखा जाता है। 2 स्थान अफगानिस्तान के। अब बात है कि भारत और पाकिस्तान। देखो, ना तो भारत के 917 स्थान याद हो सकते हैं, ना करने हैं, ना ही पाकिस्तान के 481 स्थान। हमें पाकिस्तान के स्थान जो याद रखने होंगे आपके इस लेसन के अकॉर्डिंग, वो है चनहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इतनों के बारे में, या सुतकांगेडोर, वो जिक्र आ जाएगा आगे। फिर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। पूर्व में मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो बनाई है उसको मैप के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ बताया है। हड़प्पा कहां पर आएगा नक्शे में, मोहनजोदड़ो कहां पर आएगा, लोथल कहां पर आएगा, सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है, पूर्वी कौन सा है। तो इसका जो त्रिभुजाकार में फैली थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में, और इसका जो पूर्व से पश्चिमी विस्तार था, पूर्व से पश्चिमी विस्तार, ये था 1600 किमी, 1600 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण विस्तार था वो था 1400 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना। ध्यान कहां रखना है भाई? जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को लिखोगे, प्रश्न एग्जामिनर ने यह दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता पर निबंध लिखो, तो आपको प्रारंभ में वो बातें लिखनी पड़ती है कि ये स्थल खोजे गए, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 देशों में इसका फैलाव है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इतने स्थान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली है जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। इतना आपने इसके बारे में बताना है। अब आपको बताता हूं हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और एक आगे काम आएगा, ये भी आप ध्यान रख लो, लोथल। लोथल जो था वो भोगवा के किनारे था, भोगवा नदी। लोथल भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब तांबे और वो टिन जो भी मिलाकर मिक्स एक धातु बनती है कांसा, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है नगरीय सभ्यता। नगरीय का मतलब शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। बड़े बड़े महानगर मिले हैं, जैसे हड़प्पा एक बड़ा नगर था इनका, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल, ये 4 तो इनके बहुत बड़े समृद्ध नगर थे। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है।
नगरीय सभ्यता है और इसकी विशेषता बता दूं आपको, यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि माता को मुख्य माना जाता था। परिवार दो तरह के होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, तो ये मातृसत्तात्मक थी। अब हम, ये तो होगी छोटी छोटी बातें लोथल के बारे में, वो गुजरात में पड़ता है। अब हमने ये देखना है कि 4-4 नंबर का प्रश्न कहां से कैसे बन सकता है। देखिए, पहले आपने दिमाग में ये बात फिट करनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हमारा आज का जीवन है वैसे उनका भी एक जीवन था। आज की कार्यप्रणाली में हमारे जीवन में क्या क्या है, हमारा एक समाज है, हमारा एक धर्म है, हमारी एक अर्थव्यवस्था है, हमारा एक राजनीतिक सिस्टम है और उद्योग धंधे व्यापार, ये सिस्टम भी हमारा जो भी आर्थिक में आ गया। तो हमारा समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब हमारा आज के समय में है। तो उस समय के लोगों की जीवन प्रणाली में भी ये सब कुछ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में क्या क्या आता है, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन। अकॉर्डिंग टू बुक, आपकी बुक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, या वो कह दे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला का वर्णन करो। नगर नियोजन या स्थापत्य कला। अब देखो, स्थापत्य कला में तो काफी कुछ आ जाएगा, लेकिन मुख्य हम इसमें ये रख सकते हैं, स्थापत्य मतलब जो इमारती सिस्टम जो बना हुआ है वो। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला में हमारे पास मुख्य पॉइंट रहता है नगर नियोजन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो देखो नगर नियोजन मतलब जो एक नगर था, एक शहर था, उसकी क्या योजना थी, उसकी क्या योजना थी। एक योजना के अनुसार बसे हुए थे शहर। हमारे जो आज स्वच्छता का सिस्टम, एक नाली का ये जो सिस्टम, जितना भी नालियाँ, ये व्यवस्था उस समय बहुत ही अच्छी तरह से थी, यानी कि आज से 5000 साल पहले। एक बड़े रूप में माने तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। अब अगर किसी को दिक्कत हो ईसा पूर्व और ईसवी सन, ये ईसा पूर्व उल्टे क्यों चलते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है समझने, तो हमने 5-5 मिनट के, 3 मिनट के ना, मैंने एक लेसन बनाए थे जो कि शिक्षा निदेशालय में भेजने थे, निदेशक को भेजने थे। तो वो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईसवी सन, ईसा पूर्व ये उल्टे क्यों चलते हैं। 5-5 मिनट की वीडियो है, ये आपके 12वीं के 3रे चैप्टर की। तो नगर नियोजन की बात करें, एक जो नगर था, एक शहर था, वो कैसा था, उसमें क्या क्या होता था। आप अपने शहर को दिमाग में रख लो। मैं कहता हूं सिंधु घाटी सभ्यता आपके 12वीं क्लास के लिए कितना भी बड़ा प्रश्न लिखना हो अच्छे से याद हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आपको हमारा आज का सिस्टम याद रखना है। आप अपने अपने शहर को, नगर का मतलब शहर, शहर को दिमाग में रखना है। नगर नियोजन कैसा था, शहर कैसा था। पहली बात नगर की बात हो गई। नगर था, उसमें सड़कें थी, और जो नगर के भवन थे, मकान बने हुए थे, वो कैसे थे उसके बारे में जानेंगे। फिर शहर में नालियां होती हैं, नालियों के बारे में। फिर शहर में सभी भवन एक जैसे नहीं होते, कुछ विशेष, देखो अमीर गरीब तो रहते हैं, कुछ विशेष भवन होंगे। तो जो विशेष भवन होंगे वो विशेष क्यों हैं, उनमें कुछ विशेष बना होगा। जैसे
बड़ा कोई स्नानागार किसी के घर पे स्विमिंग पूल बना होता है, और किसी के घर पे जिनका खेती का काम हो तो अन्नागार बड़ा बना होगा कोई ना कोई। तो किसी के घर के आसपास कोई विशाल जलाशय है, स्टेडियम बना होगा। और ये बंदरगाह की बात आती है, शहर के पास किसी बढ़िया शहर, जो बड़ा शहर है उसके पास बंदरगाह भी हो सकता है जो कि समुद्र तट के किनारे हो। अब हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक शहर में, पहली बात कि शहर कैसा था। नगर जो था वो दो भागों में बंटा होता था। नगर दो भागों में बंटा था। एक तरफ था जिसको हम कह देंगे पूर्वी टीला या पूर्वी भाग, और एक था पश्चिमी टीला या पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई में होता था। पश्चिमी भाग कैसा होता था? ऊंचाई में होता था। और इस ऊंचे भाग में क्या बना होता था? दुर्ग बना होता था। प्रत्येक नगर दो भागों में बंटा था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई में होता था जिस पर दुर्ग बना होता था, और पूर्वी भाग जो था वो समतल में नीचे होता था। समतल भाग में, पूर्वी भाग में आम नागरिक रहते थे, सामान्य लोग, श्रमिक लोग, कृषि कार्य करने वाले। और पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग में, दुर्ग वाले भाग में शासक वर्ग रहता था, पुरोहित वर्ग और अन्य जो कर्मचारी, यानी कि राजा से संबंधित काम इस तरफ होता था और सामान्य जनता इस तरफ रहती थी। ये होती थी नगर की योजना। नगर को पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दो, पूर्वी पश्चिमी। उसके बाद आती हैं सड़कें। सड़कें कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें, प्रत्येक नगर में सड़कें, जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, ऐसे हो गई, यहां पर हो गई, तो यहां पर हो गई, यहां। तो सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती हुई थी एक दूसरे को। जैसे चौरस्ता नहीं होता, चौराहा, जहां पर हम ग्रामीण लोग अक्सर चौरस्ता देखते हैं, चौराहा जादू टोना करने के लिए। आपको पता ही है, नारियल वगैरह रखे होते हैं चौरस्ते में। तो इनके ऐसे करके बीच में नगर बने होते थे। जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, नगर के बाहर भी, नगर के अंदर भी। ग्रिड पैटर्न जिसको हम कहते हैं उस तरह से था, एक जाल होता था सड़कों का। ये सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर बात आती है भवन निर्माण। भवन निर्माण में मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन होते थे, मकान होते थे। प्रत्येक मकान में देखो, घर में क्या क्या होता है? घर में शौचालय होता है, घर में आंगन होता है, घर में पानी निकलने के लिए नालियां भी तो होती हैं। घर में ये सब कुछ होता था। और इसके साथ साथ रसोई वगैरह आप जो भी मानो, और इसके साथ साथ भवन ये जो बनते थे, ये लगभग भवन पक्की ईंटों के बनते थे। भवन जो थे वो पक्की ईंटों के बनते थे। जैसे कालीबंगा है, उसको दीनहीन बस्ती कहते हैं, उसमें काफ़ी जो मकान है कच्ची ईंटों के भी मिले हैं। पक्की ईंटों के थे। ईंटों का आकार जो था 4:2:1 अनुपात में बनी हुई थी ईंटें। जैसे हम इसको मान सकते हैं कि 7.5 × 15, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 7.5 × 15 × 30 के आकार में ईंटें बनी होती थी, जो कि भवन निर्माण में काम ली जाती थी। उसके बाद आती है नालियां। सिंधु घाटी सभ्यता के, हमने अभी तक ये पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में नालियां बनी होती थी। जैसे मान लो ये घर है, घर में शौचालय है, शौचालय में उत्तर से दक्षिण सीढ़ियां ऐसे बनी होती। शौचालय का पानी ऐसे बाहर निकलेगा छोटी नाली से,
छोटी नाली से एक उससे बड़ी नाली जाती है, जैसे उसमें मिलेगा, ये बड़ी नाली मुख्य नाले में मिलेगी, जिससे पानी जो है वो बाहर सप्लाई होता था। प्रत्येक घर का पानी छोटी नाली के मध्य से होकर नगर की बड़ी नाली में प्रवेश करता था। इन नालियों में, जो बड़ी नालियां थी, इनमें तरमोखे शब्द आपकी बुक में मिलता है। मैं इसको बताता हूं देसी तरीके से आपको, मतलब कि आप शहर में देखते हो बड़ी नाली अक्सर जाम हो जाती है, तो कुछ खड्डे बने होते हैं, उसके ऊपर वो ग्रिट का बना के ढक रख देते हैं, फिर उसको खोल के और वहां से सफाई कर देते हैं ताकि पानी का बहाव आगे बढ़ता रहे, और उसको कहते हैं तरमोखे। इस तरह से शेषकृत या शोषकृत बने होते थे, जो कि ढक्कन उठाओ, नाली की सफाई करो, पानी का बहाव चलता रहे। इस तरह से ये नालियां थी। अब बात आती है विशिष्ट भवन की, कि इसमें क्या है विशिष्ट भवन में। देखो, सभी में की बात नहीं कर रहा हूं, विशेष क्या क्या मिला है नगर नियोजन में। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार की बात करें तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से ही मिला है स्नानागार जो। लेकिन प्रसिद्ध स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता में बात होती है, प्रसिद्ध जो स्नानागार है वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार कैसा था? एक बहुत ही बड़ा स्नानागार। जैसे आप मान लो किसी धार्मिक स्थल पे जाओ, आप अलग अलग संप्रदाय के जो धार्मिक स्थल है वहां पर एक स्नान करने के लिए बना होता है जिसमें काफी पानी होता है और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। तो ये स्नानागार जो था इस तरह से है बड़ा, जिसमें उत्तर से दक्षिण, प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है कि स्नानागार में सीढ़ियां किस तरह बनी होती थी? उत्तर से दक्षिण ऐसे करके सीढ़ियां बनी होती थी उतरने के लिए, ठीक है। और इस तरह से इसका इधर से पानी निकलता था। और ये जो स्नानागार मिला है इसके दोनों तरफ इधर भी कमरे इधर भी कमरे। बताया जाता है कि ये कोई धार्मिक कार्य प्रणाली यहाँ पर होती होगी कि कोई, जैसे मान लो मेला लगता है तो उस समय लोग स्नान वगैरह करते हैं, आसपास कमरे हैं, तो इस तरह ये एक व्यवस्था थी विशाल स्नानागार की। अन्नागार, देखिए अन्नागार भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से अन्नागार मिले हैं। लेकिन अगर प्रसिद्ध अन्नागार की बात करें तो प्रसिद्ध जो अन्नागार था वो हड़प्पा से मिला है। प्रसिद्ध अन्नागार हड़प्पा से मिला है। कैसा है ये? 1 2 3 4 5 छिक्को 6, फिर इधर 1 2 3 4 5 छिक्को 6। इस अन्नागार की विशेषता, ये अन्नागार 6 की पंक्तियों में बंटा हुआ था, बीच में स्पेस था, सामने 6 सामने 6। एक इसको समझने के लिए आप देख लो, अन्नागार जैसे धान मंडी होती है उसमें कमरे होते हैं आमने सामने जैसे अनाज रखने के लिए, तो 6 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध व्यवस्थित अन्नागार कहां से मिला? हड़प्पा से। विशेष बात होगी ये भी। फिर बात आती है विशाल जलाशय और स्टेडियम। सिंधु घाटी सभ्यता में ये छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। प्रसिद्ध अन्नागार कहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले? तो ये उत्तर आएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहां पड़ता है? धौलावीरा पड़ता है गुजरात में। और इससे पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमने पढ़े वो पढ़ते हैं पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, रावी नदी के किनारे।
तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि विशाल जलाशय जिससे उत्तम जल प्रबंधन की जल का प्रबंध बहुत शानदार था। ये अवशेष मिलते हैं धौलावीरा गुजरात से। और वीरा से आप विराट कोहली याद रख लेना, धौलावीराट कोहली तो स्टेडियम में खेलता है विराट कोहली, तो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। अब बात आती है विशाल गोदीबाड़ा। आपको यहाँ एक और बात बता देता हूँ, ये आप विशाल गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का इस जो अभी पेपर हुआ इसमें स्थान नहीं पूछा गया, तो 99.99% पूरी संभावना है, अभी बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात वाले स्थलों में से और विशेष रूप से धौलावीरा और लोथल में से कोई मानचित्र में पूछा जा सकता है। तो लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। गोदीबाड़ा क्या होता है? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में एकमात्र बंदरगाह कौन सा? लोथल, गुजरात में। इसको विशाल गोदीबाड़ा भी कहते हैं, इसको डॉक यार्क भी कहते हैं, डॉक यार्क। इसका साइज है 214x36 मीटर। ये आपने याद रखना है। अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कंप्लीट कर लिया। वीडियो को रोक के इस चीज को लिख के जो मैंने बातें बताई वो इनके आगे, जिनके पास पासबुक वगैरह या बुक है वो उस तरह से याद कर लेवें। जिनके पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है तो वो वीडियो को देख के एक एक के आगे मैंने अपने जो सामान्य शब्दावली है वो बता के समझाने की कोशिश की है। बुक की शब्दावली थोड़ी सी टफ हो सकती है, मैंने सामान्य लैंग्वेज में बताया है ताकि हर किसी को याद हो सके। हमने कंप्लीट कर दिया स्थापत्य कला, नगर नियोजन। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरे कलाकार थे। मूर्ति कला थी वहां, मोहरे ये कला थी, चित्रकला। एक और उदाहरण आता है, 3 मुख्य कला में हम रखते हैं मूर्ति कला, मोहर निर्माण कला और बात आती है चित्रकला की। यहां ही थोड़ा थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। एक वो चलो लिख ही लो आप, ये हमने कर लिया, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं। मूर्ति कला, मोहर निर्माण कला, चित्रकला और एक बात आती है भवन निर्माण कला, बर्तन। ये बर्तन बनाना भी कला है, बर्तन बनाने की कला। ये हम बात करते हैं कला में इतनी बातें। मूर्ति कला में सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्ति कला पे बात करते हैं अपन। मिट्टी की शैलखड़ी, जिसमें हम कहते हैं शैलखड़ी की मूर्तियां जो थी वो शैलखड़ी की बनती थी। इसके अलावा कांसे की व तांबे की मूर्तियां भी मिलती हैं। इतनी तरह की शैलखड़ी की, कांसे व तांबे की मूर्तियां मिलती हैं। उदाहरण में हम रख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी, ये है 11.5 इंच की। कहां से मिली ये? मोहनजोदड़ो से।
सीधा भी प्रश्न आ जाता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो ये बात आ गई। फिर बात आती है कांसे का रथ मिला है, वो कहां से मिला है? दैमाबाद से। अब ये दैमाबाद कहां पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल दैमाबाद, सबसे दक्षिण में जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहां से कांसे का रथ मिला है। इसी तरह योगी की मूर्ति भी मिली है। योगी की मूर्ति ये कहां से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, तो ये होगी मूर्ति कला में बात। मूर्ति कला के बाद बात करता हूं मैं मोहर निर्माण कला की। मोहर निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा जानकारी जो मिलती है वो मोहरों से मिलती है। मोहरें जो है वो शैलखड़ी की बनती थी। मोहरें शैलखड़ी की बनती थी। मोहरों के एक तरफ जो पृष्ठभाग था, एक तरफ पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं और पशु पक्षी के चित्र मिलते हैं, और दूसरी तरफ उसके एक घुंडी मिलती है ताकि मोर को टांगा जा सके। तो ये मोहर निर्माण कला में था। अलग अलग प्रकार की मोहरें भी मिलती हैं। ये हो गई मोहर। उसके बाद दो अन्य बातें आ गई, जैसे चित्रकला। अब चित्रकला में वही बातें बार बार आएंगी। मोहर पर कोई चित्रांकन किया है तो वो चित्रकला का उदाहरण हो गया। मूर्ति पर कोई चित्रांकन किया है तो वो भी चित्रकला का उदाहरण हो गया। फिर बात आती है बर्तन बनाने की कला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चाक पर बर्तन बनाते थे, जैसे कुम्हार बनाता है। फिर उस पर गेरुआ रंग देते थे और ब्लैक कलर से उसके ऊपर कोई, जैसे मिट्टी का बर्तन एक मटका हो, उसके ऊपर ब्लैक कलर लगा दिया जाए। तो इस तरह से फिर वो गेरुए से हो गया लाल, और ब्लैक का मतलब काला। तो हम पढ़ते हैं ना काले व लाल रंग के मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो वो यहां से चले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। ये कला होगी। कला में हमने पढ़ा मूर्ति कला, मोहर निर्माण कला, चित्रकला और बर्तन बनाने की कला। अब लिपि की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। बाएं से दाएं चलती है। भाव चित्रात्मक यानी कि जो मन के भाव उसको चित्रों के माध्यम, अक्षर नहीं थे, चित्र थे, मछली का जो भी जैसे चित्र, उससे समझा जाता था। तो लिपि थी भाव चित्रात्मक। इस लिपि के लगभग जो है 2500 के आसपास जो है अक्षर मिलते हैं। ये होगी इनकी लिपि। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। लोग कहते हैं कि इसका नाम देते हैं ये ब्रुस्टोफेदन लिपि है। लिपि में बात आ गई। अब बात करते हैं विज्ञान की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विज्ञान से परिचित थे। हाँ बिल्कुल, वो गणितीय आंकड़ों से भी परिचित थे। विज्ञान में और बात करूं मैं धातु विज्ञान की, धातु विज्ञान से परिचित थे। धातु विज्ञान में हमने पढ़ा कि कांसा, क्योंकि कांसा जो है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, तो कांसा सीधा तो बनता नहीं है। पीतल और टिन जो है उनको मिलाने के बाद कांसा बनता है। इसका मतलब धातु विज्ञान से भी परिचित हैं। फिर एक बात आती है चिकित्सा विज्ञान। विज्ञान की अलग अलग शाखाएं, तो चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित थे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है कि कालीबंगा और
देखो मैं तो एक ही चीज मानूंगा, लेकिन बुक में कालीबंगा के साथ लोथल भी दिया हुआ है, तो कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा क्या है? एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद किए हुए हैं, माना जाता है उसमें 6 छेद हैं, ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे का ना ऑपरेशन आयुर्वेदिक तरीके से कुछ किया गया होगा, यानी कि कलाकारी। तो शल्य एक आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पॉइंट, आर्थिक उपलब्धियां। सीधा प्रश्न बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की विशेषता बताओ या आर्थिक उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां बन सकता है। और एक बात और बता दूं, ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनमें से छोटा प्रश्न भी 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का मिले आपकी वो किस्मत है, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 2 नंबर का भी मिलेगा, टेंशन मत लो। सिंधु घाटी सभ्यता से आर्थिक उपलब्धियां देखो, आर्थिक का मतलब है अर्थ का मतलब है पैसा, कि लोगों के पास पैसा कैसे आता था, प्रॉपर्टी। तो देखो आज के समय में हमारा पैसा आने का जरिया क्या क्या है? कुछ लोग कृषि से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पशुपालन करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग उद्योग धंधे, उनकी फैक्ट्रीज हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, कुछ लोगों का व्यापार बिजनेसमैन है, और कोई नाप तोल वाले हैं, कांटो। ठीक है, तो आप ये चुंगी वाले जो होते हैं इनका भी अपना बिजनेस है। तो ये अर्थव्यवस्था, पैसा कैसे आता था। अब कृषि में आज की जो फसलें हैं ना, लगभग ये कृषि में थी। कैसे? गेहूं भी था, जौ भी था, राई भी थी, सरसों भी थी, चावल भी, और एक मोटे अनाज में दालें थी, और एक मोटे अनाज में नाम आता है सांबा। नाम तो सुना ही होगा, सांबा। फिल्म नहीं याद आई आपको? अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? 2। वो सांबा, ये मोटे अनाज में एक किस्म आती है सांबा। तो कृषि में हम क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, चावल, सरसों, राई और मोटे अनाज, जिसमें आप दालों के नाम लिख दो सांबा, इनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। उसके बाद बात आती है पशुपालन। कृषि के बाद जो बात है वो है पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता, कृषि में हमने फसलें बतानी है, पशुपालन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत सारे पशुओं से परिचित हैं। हाथी भी, गैंडा भी, भैंसा भी, बाघ भी, ऊंट भी, हिरण भी। ये जितने आप पशुओं के नाम, हाथी, गैंडा, भैंसा, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, ऊंट, गधड़ो ना लिखो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन पशुओं से परिचित थे। अब एक विवादास्पद बात आती है कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर नहीं है। भाई पशुपालन में कहीं शेर लिख दो आप। घोड़े का जिक्र आपने जरूर करना है, किस तरह से करोगे और उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए आप। एक बार तो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, फिर बोर्ड के दृष्टिकोण से लिखना कैसे है, पॉइंट कैसे बनाने हैं, किस चीज को अंडरलाइन करना है, वो सारी बातें अपने एक क्लास रख लेंगे और उस पर मैं बता दूंगा, वो पेपर से पहले बता दूंगा। तो घोड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन वर्तमान में कुछ अवशेष मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग घोड़े से परिचित थे। कहते हैं कि सुरकोटड़ा गुजरात में पड़ता है ये भी स्थल। एक बात बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जो सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं आजादी के बाद, वो पाए गए हैं गुजरात में। अभी इन सब का जिक्र कर लेंगे। देखो गुजरात में इसके स्थल मिलते हैं हमें,
पंजाब में मिलते हैं इसके स्थल। हनुमानगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ये मुख्य राज्य हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। इनमें गुजरात में सबसे ज्यादा मिलते हैं। महाराष्ट्र में हमने एक स्थान जो दैमाबाद कांस्य का रथ मिला है उसका जिक्र कर लिया। यूपी में भी हुलास आलमगीरपुर मिला है। तो इनके बारे में लास्ट में अभी बता दूंगा। चलो, पशुपालन, घोड़ा सुरकोटड़ा और रणगुंडई कहते हैं कि यहां से घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। सुरकोटड़ा, कोटड़ा, जबड़ा, घोड़ा, कोटड़ा, जबड़ा, घोड़ा। तो सुरकोटड़ा से घोड़े का जबड़ा या उसके अस्थि अवशेष मिले हैं कहते हैं। और वीएन राव ने तो ये कहा है कि लोथल और कालीबंगा से भी, आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि लोथल व कालीबंगा से भी घोड़े के अवशेष मिलते हैं। राव ये बात कहते हैं, एक राइटर, आपकी बुक में दी हुई है ये बात। ठीक है, तो अब ये माना जाता है कि ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। उसके बाद बात आती है उद्योग धंधे की। सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग, देखो उद्योग फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री किसी भी चीज की हो सकती है, कपड़े की, कैसे भी। सिंधु घाटी सभ्यता इन उद्योग धंधों में, वही एक बात बता दूं, जो हमने मूर्ति कला, चित्रकला, मोहरे कला वो पढ़ ली ना, वो सारी उद्योग धंधों में लिख दो। यहाँ मूर्तियां भी बनती थी, ठीक है, मोहरें भी बनती थी, ठीक है। ये फिर उद्योग धंधों में बात करूं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? ये मिला है पाकिस्तान में, जगह पड़ती है चनहुंदड़ो, कोज्जा सा नाम है। तो चनहुंदड़ो जो है वहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे मुंबई आज हमारी आर्थिक नगरी है, तो चनहुंदड़ो भी उस समय आर्थिक नगरी थी। कहते हैं कि आपकी बुक में एक और नाम दिया हुआ है लोथल, कि लोथल और चनहुंदड़ो में उस समय के कारखाने जो हैं वो मिले हैं। तो ये उद्योग धंधों में बात करते हैं। फिर बात आती है व्यापार वाणिज्य की। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत ही समृद्ध था। कैसे? इनका व्यापार आंतरिक, देखो जलीय, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार है। अंदर ही अंदर भी था और बाहरी देशों के साथ भी था। अंदर तो अपने नगरों के साथ, बाहरी में बात करें जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया विश्व की एक प्रसिद्ध सभ्यता है, ठीक है, ईरान, इराक उस तरफ, मध्य एशिया, और इनके साथ इनका व्यापार था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु वासियों का जिक्र होता है। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु वासियों के लिए क्या शब्द आया है? सिंधु के लोगों को वो कहते थे मेलुहा। इंपॉर्टेंट बात है, मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु सभ्यता के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? मेलुहा, ठीक है। और वहां पर अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष भी, मोहरें भी मिली हैं मेसोपोटामिया में। हमारे यहाँ पर भी मेसोपोटामिया के जैसे बेलनाकार मोहर मिली है कालीबंगा से। इस तरह से अवशेष मिलते हैं। अब व्यापार वाणिज्य समृद्ध था। कुछ द्वीप की बात आती है, जैसे बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी इसके पास पड़ता है। ये मध्यवर्ती एक अड्डा था, एक बंदरगाह कह लो। मेसोपोटामिया जाते थे, ये अड्डा बीच में आता था, यहाँ से इनका आने जाने की आवाजाही थी, नौकाएं चलती थी। फिर बात करें व्यापार में कि कहाँ से क्या आता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
टिन मंगवाते थे अफगानिस्तान, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता है तो तांबा और टिन मिला के कांसा मिलेगा। टिन कहाँ से मंगाते हैं ये मंगवाते हैं अफगानिस्तान, ईरान से। फिर तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है। तो तांबा हमारे राजस्थान से आता था, गणेश्वर, खेतड़ी, राजस्थान, यहां से तांबा आता था। सोना कहां से आता था? सोना आता था दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत में कर्नाटक में सोने की खाने, वहां से। फिर बात आती है स्टोन, स्पेशल पत्थर, और फिर आता है एक लाजवर्द, ये भी अफगानिस्तान, बदख्शां अफगानिस्तान। और एक बात आती है चांदी, चांदी भी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। ये था इनका व्यापारिक सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता में नापतोल पैमाना जो था वो 16 की माप का था, बाट की माप जो थी। जैसे ये डबल में चलता था, 1 2 4 8 16 दूनी 32 दूनी 64, ये लो बढ़ते क्रम में जो माप होती थी तौल की वो इस तरह की होती थी। बाट जो थे वो प्रयोग किए जाते थे इस प्रकार के। ये हो गई इनकी आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक उपलब्धियां अब मैं दौड़ देता हूं भाई सी, उसके बाद डी का जिक्र करते हैं। सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। देखो हमारा समाज कैसा है, पहले तो ये बात कर लें। हमारे समाज में अलग अलग वर्ग हैं, अमीर गरीब का, जाति का सिस्टम। उनका जाति सिस्टम नहीं था, उनका जो वर्ग विभाजन था अलग था। हमारे समाज में परिवार है, ठीक है। हमारे समाज में हमारे लोगों की अलग अलग समाज की वेशभूषा होती है, अलग अलग आभूषण होते हैं, और हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं। बुजुर्ग लोग ताश वगैरह पत्तियां खेलते हैं, वो भी खेलते थे। पासे का खेल होता था, और जानवरों की लड़ाइयाँ वगैरह ये सब उनके खेल होते थे, ये मनोरंजन के साधन थे। इनमें जिक्र करते हैं अपने सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्ग। देखो मैंने कहा था नगर 2 भागों में बंटा था, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी जो था वो दुर्ग टीला किसको कहते हैं, जिसमें कौन रहता था, शासक, पुरोहित, राजा, कर्मचारी। तो विभिन्न वर्ग थे, शासक, पुरोहित, राजा, कर्मचारी, और जो पश्चिम पूर्वी भाग में रहते थे समतल जगह पे सामान्य, श्रमिक और कृषक वर्ग। इस तरह का उनका सामाजिक जीवन का वर्ग था। इसको आप जब पॉइंट बना के लिखोगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए बन जाएगी जगह। परिवार, परिवार उनकी एक मूल इकाई थी। आज ही की तरह संयुक्त परिवार होते थे। परिवार जो हैं वो मात्र सत्तात्मक थे, मात्र सत्तात्मक थे। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, यहाँ जब बात आएगी ना मातृ देवी में वो बताऊंगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की काफ़ी मूर्तियाँ मिली हैं, तो जिससे पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। फिर बात आती है वेशभूषा। सिंधु वासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पुरुषों की, महिलाएं जैसे घाघरे वगैरह, पुरुष यहाँ से कमर के ऊपर वो गमछा वगैरह बांधना, और जो सिस्टम इस तरह की उनकी अलग अलग वेशभूषा थी। फिर बात आती है आभूषण की। आभूषण तो देखो महिलाएं और महले, महिला व महले, ये मतलब आदमी और पुरुष, पुरुष और महिला, आदमी पुरुष नहीं, पुरुष और महिला, ये दोनों ही आभूषण प्रयोग करते थे, पुरुष और महिला दोनों ही लोग। आदमी भी कम नहीं था, कानों में कुड़कली डालता होगा। महिलाएं तो आभूषण आपको पता ही है, बिंदी, लिपस्टिक, वो छोटा शीशा जो रखते हैं ना पर्स में, महिलाएं छोटा सा रखती हैं, वो सब ये रखते होंगे। फिर इन सब के अवशेष मिले हैं, लिपस्टिक वगैरह के, जो चनहुंदड़ो भी पड़ा, मन के बनाने का कारखाना वहाँ से मिले हैं। मनोरंजन के साधन इनके वो ये जानवर वगैरह इनकी, और पासे का खेल हो गया, पत्तियाँ वगैरह, ये सब ये खेलते थे। ये हो गया इनका सामाजिक जीवन।
फिर बात करते हैं अपने इनके धार्मिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा धर्म में क्या है, कुछ लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, कुछ लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने पितृ पूजा करते हैं, कुछ लोग यज्ञ वगैरह तपस्या वगैरह करते हैं। ये काम उनके भी था। मातृ देवी की पूजा करते थे। देखो धार्मिक, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की जानकारी दीजिए, प्रश्न आ गया तो आप क्या कहोगे, मातृ देवी की उपासना, पहला पॉइंट। इसमें सिंधु वासी मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसके अवशेष हमें हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ। ये एक मूर्त मिली है। अब देखो, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, स्त्री को मां पृथ्वी, धरती मां का रूप मानना है, और फिर धरती पे तो पौधा उगता ही है, तो वो मातृ देवी की पूजा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे। बहुत सारे उनके चित्रों पर मातृ देवी के हमें अवशेष मिलते हैं। फिर बात आती है शिव की, शिव की उपासना। शिव की उपासना के क्या उदाहरण हम देखो, मूल इनमें हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इनमें हम इनकी बातें हमें सामने आ जाती है कि कहां से क्या मिला है। शिव की उपासना, पाशुपति शिव, या जिसको हम कह दें आद्य शिव, सिंधु घाटी सभ्यता से पाशुपति शिव, आद्य शिव की मूर्ति मिली है। कहां से, मोहनजोदड़ो से, जिससे हम कह सकते हैं ये लोग आद्य शिव की उपासना करते थे। इस जो देखो बीच में ऐसे करके ऐसे मूर्ति बनी हुई है, कहा जाता है कि ये शिव की वो पाल थी मार के पद्मासन अवस्था में, और गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, 4 जानवर हैं, पशु हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हाथी बाघ, यहां पर आप लिख लो हाथी बाघ, और नीचे हिरण बनाए हुए हैं। तो इस तरह की एक मूर्ति मिली है, गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और नीचे हिरण। तो ये इससे पता चलता है कि ये शिव की पूजा करते थे। फिर बात आती है वृक्ष पूजा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आज हम पीपल की पूजा करते हैं, ये लोग पीपल की पूजा, सबसे ज्यादा उदाहरण वृक्ष में मिलते हैं पीपल पूजा के। इसके अलावा तुलसी की पूजा का जो आज प्रचलन है वो भी था उस समय। वृक्ष पूजा में 2 बातें महत्वपूर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं तप योग की, यज्ञ की, तप की। इसकी बात, तप से तपस्या की बात करते हैं, योग। तो सिंधु घाटी सभ्यता से योगी की मूर्ति मिली है। कहां से, बस एक ही हमारे पास होता है मुख्य उदाहरण, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है, जिससे उसकी मतलब योग साधना का हमें पता चलता है कि तपस्या करते हुए। फिर बात आती है यज्ञ की। हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधुवासी यज्ञ करते थे? यज्ञ का पता चलता है अग्निकुंड से। तो सिंधु घाटी सभ्यता से अग्निकुंड के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। 2 मुख्य स्थान अग्निकुंड के अवशेष जहां से मिले हैं वो है कालीबंगा और लोथल, जहां से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो ये उनका हो गया धार्मिक जीवन। अब लास्ट एंड फाइनल, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसमें मैं आपको सीधा लेक्चर दे देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक सिस्टम था उसमें एक बात करें, विकेंद्रित शक्ति। कैसे?
राजा के पास, एक ही मुखिया के पास नहीं होती थी, क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े नगर थे, एक ही जगह सत्ता का। 4 बड़े नगरों की बात आती है, 4 बड़े नगर। मुख्य नगर कौन कौन से? एक तो हो गया हड़प्पा, दूसरा अंदाजा आप लगा ही लोगे मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा, फिर आता है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 महानगर या बड़े नगर थे, तो सबकी अलग अलग विकेंद्रित सिस्टम था। फिर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे। हालांकि वो तांबे के बाणागर वगैरह वो मिले हैं, वो लड़ाई झगड़े वाला काम वहां पर नहीं हम मान सकते। फिर नगरपालिका व्यवस्था इसकी हम बात करें तो नगरपालिका के द्वारा स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता था, बहुत ज़्यादा स्वच्छता थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हमने उनकी राजनीति को पढ़ लिया, धर्म को पढ़ लिया, अर्थ को पढ़ लिया, समाज को पढ़ लिया और नगर नियोजन को पढ़ लिया। अब देखो, नगर नियोजन आते ही दिमाग में आपके पॉइंट बन जाने चाहिए, नगर में क्या क्या होता है। धर्म आते ही पॉइंट बन जाना चाहिए कि मातृदेवी की उपासना, शिव की, वृक्ष की और तप योग था। फिर बात आती है अर्थ पैसा कहाँ कहाँ से आता है हमारे पास? कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, ये इस तरह से समाज में भी हमारे पास वो पॉइंट आ जाने चाहिए। अब बात करते हैं कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी स्थान मिलते हैं, जिसमें हमने जिक्र किया लोथल, धोलावीरा, प्रभासपटन का इतना है नहीं, तो रंगपुर मुख्य है, सुरकोटड़ा, ये गुजरात से मिलते हैं। पंजाब के किसी स्थल का हमारी बुक में इतना जो है प्रश्न बनता नहीं है। हनुमानगढ़ का एक स्थल है घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, जिसमें काफ़ी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, अग्निकुंड वगैरह वो। हरियाणा से हम बात करें तो बनावली की बात आती है, मुख्य स्थान है, जिसके कुछ उदाहरण हमें बुक में मिल जाते हैं एक आधा कोई, जैसे कि मिट्टी का खिलौना हल मिला है जो बनावली से। यूपी में जो आलमगीरपुर है, मेरठ में पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। जैसे सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर और उत्तर में है मांडा, वो पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। महाराष्ट्र में एक स्थल की जिक्र हम करते हैं, इसका दैमाबाद। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का हमने समापन कर लिया। आपने इसके नोट्स बना लेना, और दावे के साथ कहता हूं सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कमेंट करके बताना आपको जो जो भी प्रॉब्लम आती है। 12वीं के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, कंपटीशन वालों के लिए अलग वो चल ही रही है व्यवस्था, तो सभी लोग कमेंट करके अपना व्यू बता दिया करो, आगे से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।